Hey everyone, welcome to IKTab. So let's start with the editorial discussion for 14th of February. Now सबसे पहले हम देखते हैं कि आज हमें कौन कौन से editorial को डिस्कस करना है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हैजार्ड्स। नाउ हमारे यहाँ के इंडिया के अंदर जितने भी डिफरेंट टाइप के इंडस्ट्रीज हैं, उन सब के अंदर जो वर्कर्स काम करते हैं वो कितने सेफ हैं और कितने वो हजार्ड से दूर है, मतलब क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती है या फिर क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स हो सकती है। एक्चुअली इन सब के बारे में हम काफी डिटेल में बात करेंगे। ये जो एडिटोरियल है काफी इसने डिफरेंट डायमेंशंस को यहाँ पर इसके अपने अंदर कवर किया हुआ है, जहां पर हम डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के अंदर जाके चेक करेंगे कि जो इंडिया के इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं उनकी कितनी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी है और उनके हेल्थ का कितना ध्यान रखा जा रहा है। एंड सेकंड जो हमें बात करनी है दैट इज अबाउट इंडिया के सेमीकंडक्टर ड्रीम के बारे में। नाउ आपको पता है कि सेमीकंडक्टर का जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही ज्यादा बूम हो रहा है, नॉट ओनली जस्ट इन इंडिया बट ऑल्सो इन ग्लोबल लेवल। ठीक है, तो इस चीज को बूस्ट करने के लिए, इस चीज को इंपीटस प्रोवाइड करने के लिए इंडिया और जो वर्ल्ड लेवल के जो डिफरेंट कंट्रीज है, कंपनीज है, वो कौन कौन से स्टेप्स ले रही है इसके बारे में हम बात करेंगे, और इंडिया को और कौन कौन से बूस्टिंग स्टेप्स लेना चाहिए उन सब चीजों को भी हम प्रॉपर्ली समझेंगे। देखिए, इसके अलावा जो बाकी दोनों एडिटोरियल्स हैं, ये यूपी के पॉलिटिक्स के बारे में बात करता है और ये भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के बारे में बात करता है, इसलिए हमारे लिए दोनों एडिटोरियल्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम सबसे पहले तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के बारे में बात करेंगे एंड देन विल मूव ऑन टू द सेमीकंडक्टर पार्ट। ठीक है, सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल मूव ऑन टू द जो हमारा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी वाला पार्ट है। यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं वो कौन कौन सी प्रॉब्लम को यहाँ पर फेस कर रहे हैं। नाउ एक चीज आपने जो नोटिस किया होगा कि जितने भी इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं जो कि न्यूज़पेपर के अंदर, टीवी के अंदर जो कवर किए जाते हैं, दे आर मेनली वो होते हैं जो कि मेजर एक्सीडेंट्स होते हैं, यानी कि जो मेजर कंपनी, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, उनके अंदर अगर कोई एक्सीडेंट्स वगैरह होता है तो मतलब उसको कवर किया जाता है। बट जितने भी माइनर इंडस्ट्रीज है, जो कि छोटे छोटे इंडस्ट्रीज होती हैं, जो बहुत ज्यादा बूस्टअप नहीं होती हैं, जितने भी एमएसएमई इंडस्ट्रीज होती हैं, उन सब के अंदर कोई इंडस्ट्रियल अगर एक्सीडेंट्स होता भी है तो वो भी कभी न्यूज में नहीं आता है। यानी कि उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का जो हजार्डस का लेवल है, जो हजार्ड का लेवल है, जो कि प्रॉब्लम्स को कॉज कर रहा है उनके वर्कर्स के लिए, वो सब कभी भी रिपोर्ट ही नहीं होती है। उसके कारण क्या होता है, उनका अंडर रिपोर्टिंग होता है और हमें एक क्लियर पिक्चर मिल ही नहीं पाती है कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी का जो लेवल है, वो स्टैंडर्ड, वो जो वहां का स्टैंडर्ड है वो कितना है। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे एक रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज हुआ है, दैट रिपोर्ट इज कॉल्ड एज क्रश रिपोर्ट। नाउ दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट हैज बीन रिलीज बाय सेफ इन इंडिया नाम का एक एनजीओ है, उसने रिलीज किया। नाउ जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बिकॉज ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जहां पर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रश रिपोर्ट किसने रिलीज किया है, तो इट हैज बीन रिलीज बाय सेफ इन इंडिया नाम के एक एनजीओ ने। ठीक है, अब जो ये रिपोर्ट है इसका अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखेंगे तो इट शोज कि हमारे जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और ऑक्यूपेशनल जो हेल्थ है उसका एक बहुत ही डिस्मल पिक्चर यहाँ पर शो करता है। स्पेशली अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर को देखेंगे, जो कि हमारा व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, अगर आप उसको देखेंगे तो वहां पर तो हमारे जितने भी इंडस्ट्रियल वर्कर्स है उनकी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखा जाता है, उनकी सेफ्टी का बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखा नहीं जाता है। ठीक है, उसके कारण प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का जो फील्ड है वो हमारे इंडिया के अंदर मतलब बहुत ज्यादा उसके अंदर नहीं आया, लाइमलाइट के अंदर नहीं आया, बहुत ज्यादा अटेंशन के अंदर नहीं आया। इसके कारण बहुत सारे डिफरेंट लॉज इसके ऊपर नहीं बने हैं, ना ही यहां तक कि जो ट्रेड यूनियंस वगैरह है वो भी इसके अगेंस्ट ज्यादा आवाज नहीं उठाती है। तो उसके कारण ये एक ऐसा सेक्टर है जिसके ऊपर गवर्नमेंट को अलग से ध्यान देने की जरूरत है, बिकॉज दिस डायरेक्टली रिलेट्स टू द हेल्थ ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्कर्स। ठीक है, अगर आप एक दूसरे वे में देखेंगे तो जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ है ये कहीं ना कहीं हर एक लेबर का एक ह्यूमन राइट भी है और एक लेबर राइट भी है। ध्यान से सोचिए, अगर वो काम कर रहे हैं, अगर कोई वर्क कर रहे हैं तो उनका हेल्थ प्रायोरिटाइज करना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अब देखिए, इसके लिए बोला जा रहा है कि दो प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स होते हैं अगर किसी एक पर्टिकुलर प्लेस को सेफ रखना हो, तो मतलब किसी भी वर्क प्लेस को अगर सेफ रखना हो तो उसके लिए दो प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स है। फर्स्ट इज द मॉनिटरिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस, यानी कि टाइम टू टाइम इंस्पेक्शंस होते रहने चाहिए। जितने भी डिफरेंट सेफ्टी लेवल के इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, जो वर्कर्स हैं, सब हमें लगातार चेक करते रहने होंगे। तो एक तो हमें जितने भी मॉनिटरिंग करना होगा हर एक चीज को प्रॉपर्ली, और सेकंड हमें एक डेटाबेस बनाना होगा जिसके अंदर जितने भी करेक्टिव एक्शंस है, जितने भी पॉलिसीज है, उन सबको एक जगह पे प्रॉपर्ली फ्रेम करना होगा, ताकि हम टाइम आने पे हर एक एक्शंस को, पॉलिसीज को प्रॉपर्ली फ्रेम कर सके, चेक कर सके, और उसके अंदर अगर कोई भी अपडेशन की जरूरत है तो उस चीजों को अपडेट कर सके। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों चीजें क्लियर है। पहली चीज तो हमें प्रॉपर्ली मॉनिटरिंग करना होगा हर एक इंडस्ट्री का, और सेकंड चीज हमें एक ऐसा डेटाबेस बनाना होगा जहां पर हर एक इंडस्ट्री के बारे में कौन कौन से एक्शंस लिए गए हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज वहां के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज वहां पर प्रॉपर्ली कवर्ड हो। ठीक है, इसलिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें डिफरेंट स्टेट्स के, डिफरेंट इंडस्ट्रीज का एक स्टैटिस्टिकल प्रोफाइल मिले, मतलब उसका हमें एग्जैक्टली डेटा हो हमारे पास कि कितने इंडस्ट्रियल वर्कर्स काम करते हैं, मतलब कितने लोगों की एज क्या है, कौन कौन से हेल्थ प्रॉब्लम से वो लोग जूझ रहे हैं, और कौन कौन सी हेल्थ इश्यूज वहां पर आ सकती हैं, राइट। क्या वहां पर फायर का हजार्ड है, क्या वो पर्टिकुलर बिल्डिंग अर्थक्वेक सेफ है या फिर नहीं, राइट। तो डिफरेंट टाइप की चीजें, हर एक चीज को एक प्रॉपर्ली स्टैटिस्टिकल प्रोफाइल करना जरूरी है, तभी हम जो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स है उसको हम रिड्यूस कर पाएंगे, और जो हमारी क्वालिटी ऑफ इंस्पेक्शन है उसको हम धीरे धीरे इंक्रीज कर पाएंगे।
अब देखिए, इसके बारे में आपको एक और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो याद रखना है वो ये है कि जितना भी स्टैटिस्टिक्स होता है, स्पेशली जो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट से रिलेटेड होता है, दे आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय लेबर ब्यूरो, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर देयर इज अ डिपार्टमेंट कॉल्ड एज लेबर ब्यूरो, और लेबर ब्यूरो जो होता है वही इन सारे के सारे स्टैटिस्टिक्स को प्रॉपर्ली असाइन करता है। नाउ इस पर्टिकुलर लेबर ब्यूरो के अंदर जो डेटा जितना भी कंपाइल किया जाता है, पब्लिश किया जाता है, वो सिर्फ कुछ ही यहाँ पे वेरी फ्यू सेक्टर्स के लिए किया जाता है, जैसे कि डिफरेंट फैक्ट्रीज, माइंस, रेलवेज, डॉक्स एंड पोर्ट्स, दैट्स इट। मतलब सिर्फ ये 5 इंडस्ट्रीज के अंदर जितने भी इंडस्ट्रियल हजार्ड्स होते हैं सिर्फ उनको यहाँ पर कवर किया जाता है। बट द क्वेश्चन इज कि जो बाकी जितने भी लेबर्स हैं, बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं, जैसे कि प्लांटेशन सेक्टर हो गया, कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, उनके डेटा को रिलीज क्यों नहीं किया जाता, उनके डेटा को कंपाइल क्यों नहीं जाता है, दैट इज बिगेस्ट क्वेश्चन, और ये एक बहुत बड़ी शॉर्टकमिंग है इस पर्टिकुलर डेटा के, ठीक है। तो अगर सबसे पहली बात तो अगर हमें इस डेटा को यहाँ पर और ज्यादा फुल प्रूफ बनाना है तो हमें डिफरेंट सेक्टर्स को इसके अंदर ऐड करना होगा। बिकॉज देखिए, अगर आप डेटा को देखेंगे तो पहली बात तो ये सारे के सारे सेक्टर्स को के डेटा को अपने अंदर इंक्लूड नहीं करता है, और इसके अलावा जिस डेटा को ये इंक्लूड करता भी है ना, वो भी कहीं ना कहीं सिचुएशन को प्रॉपर्ली मतलब दिखाते नहीं है, मतलब बहुत ही क्लियरली दिखाते नहीं है। बिकॉज यहाँ पर शो होता है कि बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स जो हैं जिन्होंने प्रॉपर्ली रिपोर्टिंग नहीं किया, मतलब उन्होंने एक प्रॉपर नंबर वगैरह प्रोवाइड नहीं किया है कि एग्जैक्टली कितने स्टेट्स के अंदर कितने इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स होते हैं। जहां पर देखा गया है कुछ ऐसे मेजर स्टेट्स हैं जिन्होंने अभी तक अपना डेटा प्रॉपर्ली प्रोवाइड नहीं किया। अगर आप यहां पर पिछले कुछ सालों से देखेंगे तो 2013-14 से लेकर के आज तक के लिए गुजरात, दिल्ली, केरला, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये सारे के सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो देखिए वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट्स में से एक है ये सब के सब, लेकिन इसके बावजूद दे हैव डिफॉल्टेड एंड दे हैव नॉट प्रोवाइडेड द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ डेटा, दे हैव नॉट प्रोवाइडेड द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ जितना भी चीजें जरूरत है इस इंडस्ट्रियल मतलब सर्वे को करने के लिए, एक प्रॉपर डेटा एक को कंपाइल करने के लिए, वो सब चीजें वो लोग प्रोवाइड ही नहीं करते हैं। अब अगर स्टेट्स मतलब यहां पर डिफॉल्ट करती है तो ऑब्वियसली जो सेंट्रल लेवल का डेटा होता है वो भी यहां पर रिलायबल नहीं हो सकता है। इसी चीज के लिए जो हमारे पास रिलायबल डेटा है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया है। नो, जो सबसे रिसेंट जो डेटा आया है 2019 के आसपास से, अगर आप उसको देखेंगे तो यू विल ऑटोमेटिकली सी कि ये डेटा कहीं ना कहीं गलत है, ये डेटा ऐसा हो ही नहीं सकता है। देखिए समझिए, बोला कि देखिए, अब पहली बात आपको समझना है, जितने भी इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं उसमें 2 टाइप की इंजरीज हो सकती हैं, या तो फेटल होंगी या फिर नॉन फेटल, राइट। तो फेटल का मतलब होता है जिससे डेथ कॉज हो जाती है, और नॉन फेटल का मतलब होता है जिससे डेथ कॉज नहीं होती है, सिंपली चोट लगती है, ठीक है। तो देखिए, जितने भी नॉन फेटल इंजरीज थी वो अराउंड 2010-15 के आसपास में 21,000 हुआ करते थे, ठीक है, एवरेज, मतलब एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर अराउंड 21,000 वो हुआ करती थी, मतलब एक्सीडेंट्स हुआ करती थी, दैट टू नॉन फेटल। और 2016 से 19 के बीच में दिस 21,000 डिक्लाइन टू 5,811। नाउ इज दिस पॉसिबल कि 5 सालों के अंदर या फिर 2015 से लेकर 2019 के 4 सालों के अंदर योर एक्सीडेंट्स डिक्रीज फ्रॉम 21,000 टू 5,000? दिस इज नॉट ट्रू एट ऑल। ये तो डायरेक्टली आपके डेटा को गलत शो कर रहा है, ठीक है। एंड द सेम थिंग हैज बीन पॉइंटेड आउट बाय द ऑथर आल्सो। ऑथर भी यहां पर यही चीज बोल रहे हैं कि दिस इज नॉट पॉसिबल कि 21,000 से अचानक से आपके मतलब 2015 तक आपका डेटा 21,000 शो कर रहा था और अचानक से 2016 से 19 का आपका जो एवरेज था वो 5,000 के अंदर आ गया। दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। सिमिलरली अगर आप इस चीज को जो 5,800 वाला है, अगर आप इसको पर फैक्ट्री के हिसाब से चेक करेंगे, मतलब जो पर फैक्ट्री कितना इंजरी हो रहा है, तो वी गेट एक बहुत ही मतलब अजीब सा फिगर आता है, दैट इज ऑफ 0.02। मतलब पर फैक्ट्री वी आर गेटिंग अ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट ऑफ जस्ट 0.02। देन व्हाट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटेस्ट? देखिए, अगर आप इस पर्टिकुलर डेटा को मानेंगे कि हर एक इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ 0.02 लेवल का ही यहां पर सिर्फ मतलब एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, तो जस्ट सी आउटसाइड कितने सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कितने सारे धरनाज हो रहे हैं, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं वो लगातार क्यों इन सब चीजों की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, जितने भी इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं उनका ये कहना है कि इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं। जितने भी बड़े बड़े मशीन्स थे उनकी इंक्रीज हो गई है, मशीन्स की जो शेल्फ लाइफ थी वो डिक्रीज होने के कारण बहुत सारी मशीन्स डिफॉल्ट कर रही हैं, खराब हो रही है, उसके कारण जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं उनकी डायरेक्टली हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है। बट ऑन द अदर हैंड जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो यहाँ पे डेटा रिलीज कर रहा है, इट सेज कि जस्ट 0.02 इतना सिर्फ मतलब टोटल इंजरीज हो रही है एक फैक्ट्री के अंदर। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा गलत फिगर है, एंड दैट इज व्हाई इस पर्टिकुलर डेटा को यहाँ पर बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं माना जा रहा है, ठीक है। अगर आप एक चीज और देखेंगे कि जितने भी नॉन फेटल इंजरीज हुई है, दैट हैव बीन मोर देन द फेटल वन, ठीक है। तो ये तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, और ये चीज ये देखिए, जितना भी डेटा वगैरह हमारे रिपोर्टिंग होता है बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है, हम इस पर बहुत ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते। मतलब एक साल में जैसा हमने देखा 21,000 शो करता है, अगले साल वो शो करता है कि सिर्फ 5,000 हुई है, तो हम इसके ऊपर पूरी तरीके से शो नहीं कर सकते। अगर आप गुजरात 2006 का मतलब देखेंगे डेटा, तो इट वाज अराउंड 14.9% उन्होंने टोटल मतलब फेटल वहां पे एक्सीडेंट्स हुए थे, और 25% यहाँ पे नॉन फेटल हुई थी। केरला का देखिए 2005 का डेटा 2.94% ये बोलता है कि मतलब फेटल हुई थी और 6.73 नॉन फेटल हुई थी। महाराष्ट्र का 25% फेटल एंड 36% नॉन फेटल, ठीक है, 2014 के आसपास। मतलब आप देख रहे हैं, अगर आप इन सबको यहाँ पर एक टाइप पे ऐड करने की कोशिश करेंगे, इन सबको ऐड करने के, देखिए 14%, 25%, 2%, 25%, 37%, 21%, इन सबको अगर आप ऐड करेंगे तो आपको एक जो बेसिक फिगर मिलेगा वो ये मिलेगा कि ये डेटा सही नहीं है। बिकॉज जस्ट हमने पीछे यहां पर देखा, यहां पर देखिए, यहां पर डेटा दिखा रहा है कि 21,000 से डायरेक्टली 5,000 के आसपास आ गया। इसका मतलब क्या है, इन्होंने अंडर रिपोर्टिंग की है,
और अंडर रिपोर्टिंग हल्की फुल्की नहीं, अंडर रिपोर्टिंग बहुत ज्यादा हुई है। इसका मतलब है कि हमारे पास एग्जैक्ट डेटा है ही नहीं कि एग्जैक्टली जो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स वगैरह हो रहे हैं वो कितने ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, अब इसी डेटा ना होने के कारण ऐसा माना जा रहा है ऑथर के द्वारा कि जितने भी ये जो अंडर रिपोर्टिंग हो रही है दैट इज अराउंड 40 to 50% के अंडर रिपोर्टिंग हो रही है इन केस ऑफ नॉन फेटल मतलब इंजरीज के अंदर, और अराउंड 50% जो ये डिक्रीज हो रहा है दैट इज फॉर अराउंड फेटल इंजरीज। ठीक है, तो समझिए मतलब हम आधे डेटा को यहाँ पर फेटल इंजरीज के अंदर शो नहीं कर रहे हैं और आधे डेटा हमारे जो नॉन फेटल इंजरीज के अंदर शो नहीं कर रहे हैं। इसका बेसिक मतलब क्या है, सिंपल वर्ड्स में समझिए। सिंपल वर्ड्स में इसका बेसिक मतलब यह है कि अगर एक इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर टोटल 10 एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है, बट दे अंडर रिपोर्ट दिस पर्टिकुलर थिंग बाय ऑलमोस्ट 50%। तो अगर 50% उन्होंने अंडर रिपोर्टिंग किया, इसका मतलब क्या है, उन्होंने आधे डेटा को छुपा लिया। आधे डेटा को छुपाने का मतलब क्या है, उन्होंने सिर्फ यहां पर 5 शो किया, मतलब दे शोड कि ओनली 5 एक्सीडेंट्स हुए हैं, देयर हैव नॉट बीन 10 एक्सीडेंट्स। तो एक्चुअली इसका मतलब क्या है कि वो अंडर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, दैट टू अ ट्यून ऑफ अराउंड 50%, मतलब वो आधा डेटा यहां पर शो ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज एक्चुअली जो ऑथर ये बताना चाह रहे हैं, एंड टाइम एंड अगेन वो इसी बात पे स्ट्रेस कर रहे हैं कि जो हमारे इंडिया है, इंडिया के अंदर जो अंडर रिपोर्टिंग है स्पेशली इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स की, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। ठीक है, अब एक चीज तो हमने देखा यहां पर कि जो डिफरेंट स्टेट्स यहां पर डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं है, और सेकंड चीज जैसा हमने देखा कि डिफरेंट स्टेट्स वगैरह जो डेटा प्रोवाइड कर भी रही है वो अंडर रिपोर्टेड है, मतलब वो डेटा प्रॉपर्ली सही नहीं है। ठीक है, इसीलिए यहां पर माना जा रहा है कि अब देखिए अगर एक क्वेश्चन आता है कि अंडर रिपोर्टिंग ज्यादा किसमें हो रही हो, मतलब किसमें हो रही होगी, नॉन फेटल में या फिर फेटल में, ध्यान सोचिए। एक है फेटल इंजरी और एक है नॉन फेटल इंजरी। अगर आप दोनों को यहां पर डिफरेंस समझेंगे, फेटल इंजरी का मतलब है जहां पर डेथ हो रही है, तो अगर डेथ हो गई है तो क्या आप इस पर्टिकुलर डेथ को छुपा पाएंगे? बहुत कम चांसेस है कि आप इस पर्टिकुलर डेथ को छुपा पाएंगे। बट अगर नॉन फेटल है, मान लीजिए सिर्फ सिंपली इंजरी आई है, फिर सिंपली चोट वगैरह लगी है, तो आप उसे छुपा सकते हैं, राइट। सो इसलिए देखा गया है कि जो नॉन फेटल इंजरी है उसके अंदर डेटा का जो अंडर रिपोर्टिंग है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू फेटल डेटा। ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। अब देखिए, अब ये सब तो हमने देखा कि कितना कितना डेटा यहाँ पर कहां छुपाया जा रहा है, फिर कितना डेटा अंडर रिपोर्ट हो रहा है। नाउ द पॉइंट इज कि डेटा को निकालता कौन है, इस डेटा को रिलीज करने का मेन काम कौन है, मतलब वो काम जो होता है वो होता है इंस्पेक्टर्स का, मतलब जो इन सब चीजों को प्रॉपर्ली रिव्यू करते हैं, इन सब चीजों को चेक करते हैं, वो इंस्पेक्टर्स का, राइट। नो, जितने इंस्पेक्टर्स यहाँ पर इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं, मतलब ऐसे इंस्पेक्टर्स जिनका ये काम है कि फैक्ट्रीज के अंदर जाकर वो चेक करेंगे, डिफरेंट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी को चेक करेंगे, डिफरेंट हजार्ड्स सुनिए, इन सबको चेक करेंगे। अगर आप टोटल सैंक्शंस पोस्ट को देखेंगे तो सिर्फ 70% ही पोस्ट ऐसे हैं जो कि फिल्ड है, मतलब 30% पोस्ट अभी भी ऐसे हैं जहां पर जो वैकेंसीज है वो अभी तक फिल्ड नहीं है। इसका मतलब क्या है, अभी तक हम पूरी तरीके से अपने फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स को पूरी तरीके से वो नहीं कर पाए, एम्प्लॉय नहीं कर पाए हैं। ठीक है, देखिए महाराष्ट्र के अंदर ओनली 38%, गुजरात के अंदर ओनली 57%, तमिलनाडु के अंदर ओनली 58%, बिहार के अंदर ओनली 47%, मतलब इतने ही लोग यहां पर काम कर रहे हैं फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स के तहत। बाकी जितने भी सीट्स हैं वो कहीं ना कहीं यहां पर वेकेंट है। एग्जांपल देता हूं, देखिए बिहार के अंदर 47% यहां पर लोग काम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है 53% ऑफ द सीट्स ऑफ दीज फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स दे आर स्टिल वेकेंट। ठीक है, गुजरात के अंदर देखिए 57% काम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है ऑलमोस्ट 43% जो मतलब जो सीट्स हैं वो यहां पर पूरी तरीके से वेकेंट है। तो अगर सोचिए अगर फैक्ट्री इंस्पेक्टर से नहीं होंगे तो वो डेटा को चेक करने कौन जाएगा? ठीक है, अगर आप 2019 का यहां पर रिपोर्ट देखेंगे, 2019 का जो डेटा हमारा कंपाइल हुआ था उसके अंदर ये बोला गया था कि there was one inspector for every 487 registered factories. Now this is a very important data। देखिए ऐसे जो डेटास है ना जो कि आपको कंपैरिजन का डेटा प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली रीसेंट टाइम्स का, मतलब पिछले 3 से 4 सालों का, इस पर्टिकुलर डेटा को आप डायरेक्टली मेंस के अंदर यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। जहां पर भी आपको लेबर इंडस्ट्री से या फिर लेबर ऑक्यूपेशनल हजार्ड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं या फिर क्वेश्चंस आते हैं तो उस चीज के अंदर आप डायरेक्टली इस डेटा को यूज कर सकते हैं। नो, देखिए 2019 के अंदर ये बोला गया था कि फॉर एवरी 487 रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज, ऐसे फैक्ट्री जो कि रजिस्टर्ड है, उसके मतलब उसको प्रॉपर्ली चेक करने के लिए, उसके अंदर इंडस्ट्रियल सेफ्टी प्रॉपर्ली काम करती है या फिर नहीं करती है, इसको चेक करने के लिए देयर वाज ओनली वन इंस्पेक्टर, मतलब वन इंस्पेक्टर फॉर एवरी 487 रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज। ठीक है, अब अगर हम ये तो हमने देखा फैक्ट्रीज के लेवल पे, अगर हम देखते हैं वर्कर्स के लेवल पे, अगर आप वर्कर्स के लेवल पे देखेंगे तो इंस्पेक्टर्स पर 1000 वर्कर्स अगर आप देखेंगे तो दैट इज 0.04, मतलब हर 1000 वर्कर्स को चेक करने के लिए कि उनके लिए प्रॉपर्ली काम हो रहा है कि नहीं, वी डोंट इवन हैव अ सिंगल फैक्ट्री इंस्पेक्टर, हमारे पास 0.04 इंस्पेक्टर्स हैं। मतलब समझ रहे हैं, ऑलमोस्ट हम 40,000 लोगों तक पहुंच जाएंगे तब जाकर हमारा एक मतलब इंस्पेक्टर के आसपास पहुंचेगा। एंड द सेम डेटा यहां पर शो होता है, देखिए ऑलमोस्ट 25,000 वर्कर्स के लिए यहां पर एक सिंगल इंस्पेक्टर है, एंड दिस पर्टिकुलर डेटा इज नॉट रिलायबल एट ऑल। देखिए ध्यान सोचिए, क्या एक सिंगल इंस्पेक्टर एक बार में एक साल के अंदर 25,000 वर्कर्स की सेफ्टी को इंश्योर कर सकता है? नॉट एट ऑल, राइट। क्या एक सिंगल इंस्पेक्टर एक साल में 487 फैक्ट्रीज के अंदर जाकर के वहां पर इन सब चीजों को चेक कर सकता है? नॉट एट ऑल, दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। ध्यान से सोचिए, एक साल के अंदर 365 डेज होते हैं, अगर आप इसके वर्किंग डेज को मतलब रखते हैं तो अराउंड 300 के आसपास वर्किंग डेज होते हैं, एंड वी हैव अराउंड 487 रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज। मतलब एक इंस्पेक्टर को यहां पर टोटल एक साल के
अंदर 487 रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज को जाकर चेक करना पड़ेगा, एंड दिस इज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर हमें काम क्या करना है, यहाँ पर हमें काम करना है कि फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स की जो पोस्ट है जो वेकेंट हो रखी है उसको मतलब वहां पर वो करना है, भरना है, फिल करना है, और इस चीज को यहाँ पर इंक्रीज करना है। अगर ये चीज यहाँ पर इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली ये सब चीजें ठीक होनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब ये तो हो गई यहाँ पर इंस्पेक्टर्स की बात। अब देखिए अगर इंस्पेक्टर्स ही नहीं होंगे तो क्या फैक्ट्री का यहाँ पर प्रॉपर्ली इंस्पेक्शन होगा, नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए अगर इंस्पेक्टर्स ना होने के कारण यहाँ पर बहुत सारी डिफरेंट ऐसी रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज हैं जिनका इंस्पेक्शन जो होता था पहले वो डिक्लाइन हो गया। इट हैज डिक्लाइन फ्रॉम 36% टू 34%। मतलब 2008 से 11 के बीच में ये 36% ऑलमोस्ट फैक्ट्री जो थी उनके अंदर जाके इंस्पेक्शन होता था। मतलब ऐसा नहीं था कि पहले हमारा फिगर बहुत अच्छा था, फिगर हमारा पहले भी खराब था, बट अभी हम उससे भी ज्यादा खराब हो गए। अभी हम कहीं ना कहीं उसके भी ज्यादा नीचे गिर गए हैं। अब कुछ स्टेट्स का देखिए, केरला, तमिलनाडु, ये ऐसे स्टेट्स है जिनका इंस्पेक्शन रेट काफी अच्छा है। यहाँ पर माना जाता है कि 63% से 66% तक का जो इंडस्ट्रीज है वहां पे कहीं ना कहीं जो डेटा है वो चेक होता है। बट द पॉइंट इज कि गुजरात एंड केरला ये ऐसे स्टेट्स है जहां पर ये पर्टिकुलर इंस्पेक्शन रेट इट हैज कम डाउन टू अराउंड 26% टू 30%। मतलब पूरे स्टेट के सिर्फ 26% से लेकर 30% तक ही ऐसी फैक्ट्रीज हैं जिनको एक साल के अंदर एटलीस्ट एक बार इंस्पेक्शन किया जाता है। हरियाणा के अंदर अगर आप देखेंगे तो 11% के आसपास है। मतलब हरियाणा के अंदर टोटल इतनी सारी फैक्ट्रीज है बट उसका सिर्फ 11% ही ऐसी फैक्ट्रीज है जिनको यहाँ पर इंस्पेक्शन किया जाता है एक साल के अंदर। मतलब ये डेटा यहाँ पर शो कर रहा है कि हमारा कितना डिसमल पिक्चर है, हमारे इंडस्ट्रियल सेफ्टी को यहाँ पर इंश्योर करने वाला ही कोई नहीं है। और अगर आप इंस्पेक्शन रेट्स देखेंगे तो लगातार डिक्लाइन हो रही है, और उसका रीजन हमने जैसा भी बात की कि हमारे पास मतलब प्रॉपर्ली इंस्पेक्शन करने के लिए ऑफिसर्स नहीं है, हमारे पास वो वैकेंसीज इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई है कि लोग हमारे पास लोग ही नहीं है जो जाकर इन सब चीजों को चेक कर सके। अब देखिए फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स तो नहीं है हमारे पास, इसके कारण जितने भी इंस्पेक्टर रेट्स हैं हमारे यहाँ पर जो इंस्पेक्शन के रेट्स हैं हमारे यहाँ पर वो पिछले 12 साल के अंदर ऑलमोस्ट हर स्टेट के अंदर कहीं ना कहीं धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब देखिए एक चीज और समझिए, अगर मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर इंस्पेक्टर रहता भी, जैसा हमने पीछे देखा कि ऑलमोस्ट 460 प्लस फैक्ट्रीज को एक पर्टिकुलर इंस्पेक्टर को संभालना होता है, तो क्या ये फिजिबल है कि एवरी सिंगल फैक्ट्री पे जाकर वो काम कर सके? ये फिजिबल नहीं है, राइट। इसी के लिए दे ऑलवेज टारगेट द इजी फैक्ट्रीज। अब देखिए इजी फैक्ट्रीज कौन सी होती है? इजी फैक्ट्रीज वो होती है जहां से उनको इजिली इंफॉर्मेशन मिल जाए। बट अगर आप ध्यान से सोचिएगा तो बहुत सारे ऐसे पावरफुल इंडस्ट्री ग्रुप्स होते हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं इस इंस्पेक्शन सिस्टम के अगेंस्ट में खुद को लॉबी किया होता है। मतलब यहां पर बात आती है करप्शन की। देखिए एक तो हमारे पास ऑलरेडी इसको इंस्पेक्शन करने के लिए इंस्पेक्टर्स नहीं है, राइट। अब जो इंस्पेक्टर्स हैं वो उसके अंदर भी करप्शन का रेट यहां पर काफी ज्यादा देखा गया है, ठीक है। और करप्शन के कारण यहां पर क्या होता है, नंबर ऑफ जो कन्विक्शंस होते हैं वो बहुत ज्यादा डिक्रीज होते हैं। मतलब अगर एक पर्टिकुलर पर्सन गलत पाया भी जाता है, अगर उसके फैक्ट्री के अंदर जो मतलब हजार से जो स्टैंडर्ड्स है अगर वो फुलफिल नहीं भी हो रहे हैं उसके बावजूद भी उसका कन्विक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है। अगर आप ध्यान से सोचिए, एक पर्टिकुलर पर्सन अगर अपने फैक्ट्री के अंदर प्रॉपर्ली सारे सेफ्टी के मेजर्स नहीं ले रहा है तो उसको जेल होनी चाहिए, राइट। बट ये जेल का परसेंटेज सिर्फ 61% के आसपास में है। मतलब सिर्फ 61% के आसपास ही लोगों को यहाँ पर कन्विक्ट किया जाता है, बाकी अराउंड 39% तो यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से छूट जाते हैं, उनको तो यहाँ पे कन्विक्ट भी नहीं किया जाता है। और इसके अलावा अगर आप एवरेज फाइन देखेंगे, मतलब कितना फाइन पे करना होता है अगर एक पर्सन कन्विक्ट हो जाए तो दैट इज जस्ट 12,231 रुपीज। तो क्या आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर फैक्ट्री का ओनर, एक इंडस्ट्री का ओनर एक बार में 12,000 रुपए पे नहीं कर सकता है? ठीक है, देखिए दिस इज नॉट गुड एट ऑल। बिकॉज फाइन्स क्यों होती है, मॉनेटरी फाइन्स क्यों होती है? ध्यान से सोचिए, मॉनेटरी फाइन्स एक टाइप का डेटरेंस प्रोवाइड करती है। डेटरेंस का मतलब होता है कि वो आपको कुछ करने से रोकती है। बट एक इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए जो कि करोड़ के अंदर पैसे कमाता है, क्या उसके लिए 12,000 रुपए मायने रखते हैं? नहीं रखते हैं, राइट। इसीलिए एक डेटरेंट का काम नहीं करता है और किसी मतलब कोई काम का ही नहीं है अगर इस पर्टिकुलर फाइन को अगर हम यूज करें तो। अगर हम हमारे टोटल पीनल सिस्टम का अगर हम एफिशिएंसी देखें तो इतनी ज्यादा डिक्रीज हो गया जहां पर माना जा रहा है कि टोटल मिला करके हम सिर्फ 15% केसेस को यहां पर सॉल्व कर पाते हैं। स्पेशली जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स से रिलेटेड होते हैं, हम सारे केसेस को यहां पर सॉल्व भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब 2017 के अंदर तमिलनाडु ने कुछ यहाँ पर स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए थे जहां पर देखा गया था एक साल के अंदर अराउंड 11,215 लोगों को यहाँ पर कन्वर्ट किया गया था इस पर्टिकुलर चीज के अंदर। मतलब ऐसे लोग जो कि इंडस्ट्रियल जो स्टैंडर्ड्स को डिफॉल्ट कर रहे थे, इन सब चीजों को यहाँ पर वो किया गया था, कन्वर्ट किया गया था। बट अगेन नेक्स्ट आते आते मतलब अगले 3 सालों के अंदर मिलाकर सिर्फ 45 यहाँ पर कन्विक्शंस हुए। इसका मतलब समझ रहे हैं, 27 के अंदर अचानक से राइज हुआ तमिलनाडु का, बट अगेन फॉल। अब यहां देखिए छत्तीसगढ़ में पिछले 2 साल के अंदर सिर्फ 17 यहाँ पर कन्विक्शंस आए। तो क्या आपको सच में लगता है कि सिर्फ 17 लोगों ने ही यहाँ पर पूरी तरीके से इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स का वो क्या होगा, वायलेशन क्या होगा? अगर आप बाहर जाकर प्रोटेस्ट देखेंगे तो प्रोटेस्ट तो बहुत सारे होते रहते हैं, जो लेबर्स होते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं, उनके प्रोटेस्ट होते हैं। तो क्यों फिर अरेस्ट नहीं होते हैं ऐसे लोग जो कि प्रॉपर्ली स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहे हैं? तेलंगाना के अंदर 2016 के अंदर सिर्फ 3 यहाँ पर केसेस आए थे, केरला के अंदर सिर्फ 1 केस आया था, पंजाब के अंदर सिर्फ 1 केस आया था। क्या ये फिजिकली पॉसिबल है? क्या ये मॉरली पॉसिबल है कि सिर्फ 1 केस हो? ठीक है, राइट। एक साल के अंदर 1 केस तो पॉसिबल ही
भी नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री बन गई है जहां पर इंडस्ट्रियल वर्कर्स का पूरा ध्यान रखा जाता है, इतना ध्यान रखा जाता है कि हमारे यहाँ पर कोई ऐसी मतलब डिफॉल्ट होता ही नहीं है। अगर ऐसा केस होता फिर तो मतलब एक केस है तो ठीक है, मतलब समझ आता है, बट द पॉइंट इज कि इंडिया ऐसी कंट्री नहीं है। इंडिया के अंदर काफी सारे डिफॉल्ट हो रहे हैं और हमारे आंखों के सामने होते हैं, हम सबको पता है, बट द पॉइंट इज कन्विक्शन नहीं हो रही, और वो कन्विक्शन को यहाँ पर इंक्रीज करने के लिए हमें हमारी गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना होगा। अब देखिए यहाँ पर तुमने देखा मतलब इन स्टेट्स के अंदर एटलीस्ट एक एक हो रही है। हरियाणा ऐसी स्टेट है जहां पर एक भी इंप्रिजनमेंट नहीं हुए पिछले 3-4 सालों से, मतलब एक भी लोग, एक भी पर्सन यहाँ पर ऐसा नहीं है जिसको यहाँ पर उसकी गलती के लिए यहाँ पर कन्विक्ट किया गया हो। अब देखिए यहाँ पर दो मेजर इश्यूज के बारे में बात किया जाता है हमारे जो ऑथर के द्वारा। पहला बोला जाता है कि माइंडलेस लिबरलाइजेशन, मतलब हमने यहाँ पर क्या किया, हर चीज को यहाँ पर लिबरलाइज कर दिया, हर चीज को यहाँ पर ओपन कर दिया, हर चीज को प्राइवेटाइज करना स्टार्ट कर दिया, और प्राइवेटाइज करने के कारण क्या हुआ, हर एक पर्सन अपने आप खुद के प्राइवेट मोटिव पे जाता है। अब देखिए प्राइवेट मोटिव क्या होगा, मान लीजिए एक पर्टिकुलर एक इंडस्ट्रियल मतलब बेसिस पे अगर सेफ्टी को प्रोवाइड करना है, जस्ट सपोज उसके बदले में मतलब जस्ट सपोज 1 लाख का कोई एक मशीन लगाना पड़ रहा है। अब ये 1 लाख रुपए वो लगाएगा तो कहीं ना कहीं उसका प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा, तो इसलिए वो 1 लाख रुपए का जो मशीन है वो लगाना नहीं चाहते हैं। और जो मतलब इससे क्या होता है, ये मशीन ना लगने के कारण जितने भी इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं उनकी जो हेल्थ है उसके ऊपर डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये माइंडलेस लिबरलाइजेशन जो होता है ना वो बिल्कुल सही नहीं होता है। यहाँ पर एक परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए पब्लिक और प्राइवेट उसका पार्टनरशिप का। ठीक है, बट यहाँ पर हमने हर चीज को कहीं ना कहीं लिबरलाइज करना स्टार्ट कर दिया, स्पेशली पिछले 20 साल के अंदर। और सेकंड चीज बोला जा रहा है कि अगर आप जितने भी लोग एनुअल रिटर्न्स फाइल करते हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज होती हैं खुद को सेल्फ सर्टिफाई करते हैं, मतलब उनको प्रॉपर्ली चेक करने वाला कोई नहीं होता है, इन सब के बेसिस पे क्या होता है, ये हर चीज वीक हो जाती है। वीक होने के कारण क्या होता है, हर एक इंडस्ट्री लिख जाती है, मतलब ये लिख कर दे देती है कि हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास सारे स्टैंडर्ड्स है, बट द पॉइंट इज उनके पास ऑन प्लेस कुछ भी नहीं होता है, और उसके कारण प्रॉब्लम यहाँ पर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। फाइनली अगर आप देखेंगे तो ऑथर यहाँ पर ये बोलते हैं कि इंडिया ने यहाँ पर बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल के जो लेबर के जो डील्स हुई है उन सबको साइन किया है। देखिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन नाम का एक बॉडी है जो कि यूनाइटेड नेशन का बॉडी है, उसको इंडिया ने डायरेक्टली साइन और रेटिफाई दोनों कर रखा है, मतलब इसका मेंबर है इंडिया। सेकंड चीज, इसके जितने भी कन्वेंशन है उसको इंडिया ने मतलब इंडिया ने सबको साइन कर रखा है। लेबर इंस्पेक्शन कन्वेंशन आया था 1947 के अंदर, जिससे C081 बोलते हैं, उसको भी इंडिया ने साइन कर रखा है। इसके अलावा लेबर स्टैट्स कन्वेंशन आया था 1985 के अंदर, उसको भी इंडिया ने साइन कर रखा है। तो पॉइंट ये है कि अगर जितने कन्वेंशंस को, जितने यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को इंडिया ने अगर डील कर रखा है, रेटिफाई कर रखा है, साइन कर रखा है, तो अगर हम अपने इंडिया के अंदर, अपने कंट्री के अंदर अगर हम प्रॉपर्ली इंडस्ट्रियल वर्कर्स को प्रॉपर स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, उनको एक प्रॉपर राइट्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि हम उन सारे के सारे कन्वेंशंस को वायलेट कर रहे हैं। तो इन सब चीजों के थ्रू भी ऑथर ये बोलना चाहते हैं कि हमारे इंडस्ट्रियल वर्कर्स को यहाँ पर अभी अचानक से मतलब देखिए अचानक से नहीं बट ग्रेजुअली हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिस्टम की जरूरत है जो कि उनके सेफ्टी को इंश्योर कर सके। इस चीज के लिए हमें लेबर कोड्स को ज्यादा स्ट्रेंथन करना होगा, और इसे स्ट्रेंथन करने के बाद ही हम यहाँ पर इसे रिव्यू कर सकते हैं। और रिव्यू करने के बाद एक्चुअली जो हमारा विजन 2047, आपको याद होगा हमने इसके बारे में बात की थी, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है वो इस विजन 2047 को बना रहा है। तो हम 2047 तक यानी कि अगले 20 साल के अराउंड, यानी कि अगले 25 साल तक के लिए जो हम प्लानिंग कर रहे हैं, अगले 25 ईयर्स के लिए हमें क्या क्या करना है, उसके अंदर हमें इंडस्ट्रियल वर्कर्स की सेफ्टी को और ऑक्यूपेशन हजार्ड्स को रिड्यूस करने के लिए, इन सब चीजों के लिए हमें काफी ज्यादा काम करना होगा। ये था हमारा फर्स्ट आर्टिकल। आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई होगी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहां हमें बात करना है इंडिया के सेमीकंडक्टर ड्रीम के बारे में। नाउ आपको याद होगा इसके बारे में हमने काफी ज्यादा मतलब डिस्कस किए हुए हैं, जहां पर इंडिया सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए काफी कुछ कर रहा है। तो हम इसको समझते हैं कि क्यों कर रहा है और कौन कौन सी कंट्रीज कर रही है और कौन कौन से इसके रिपरकशंस है। देखिए सबसे पहले आपको समझना है कोविड पैंडेमिक के कारण जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उसके अंदर एक बहुत बड़ा एक फ्रेजिलिटी आ गया था, मतलब कि बहुत वीक हो गया था। स्पेशली जो इसकी ग्लोबल सप्लाई चेन है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो गई है। नाउ व्हाट इज द सप्लाई चेन? सप्लाई चेन का सीधा सा मतलब होता है एक ऐसी कंट्री जहां पर सेमीकंडक्टर के लिए जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, क्या होता है रॉ मटेरियल्स? सिंपल सिलिकॉन वगैरह। ठीक है, तो सिलिकॉन वगैरह मिलते हैं, रॉ मटेरियल को वो डायरेक्टली सेंड करता है किसी ऐसे कंट्री के अंदर जहां पे सिलिकॉन्स को प्रॉपर्ली प्रोसेस किया जाता है और उसको एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बनाया जाता है और उसको फाइनली एक फिनिश प्रोडक्ट के अंदर बनाया जाता है। तो ये जो आप सारी चीजें देख रहे हैं ना, एक ऐसी कंट्री जो कि रॉ मटेरियल कंट्री है, एक ऐसी कंट्री जो कि हर चीज को प्रोसेस कर रही है, एक हर एक चीज को मैन्युफैक्चर कर रही है, और फाइनली एक ऐसी कंट्री जो कि सबको प्रॉपर्ली फिनिश कर रही है, मतलब फिनिश गुड्स बना रही है। इन सारे के सारे इंडस्ट्रीज को अगर आप कंबाइन कर देंगे दे विल बी कॉल्ड एज ग्लोबल सप्लाई चेन। अब कोविड के कारण जितने भी सप्लाई चेन है वो कहीं ना कहीं टूट गई थी। देखिए अगर आप रॉ मटेरियल्स की बात करेंगे तो मेजॉरिटी सेमीकंडक्टर के जो रॉ मटेरियल्स है वो ईस्ट इंडिया के अंदर आते हैं। नो सॉरी, ये मतलब ईस्ट ऑफ दिस एशिया के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ईस्टर्न एशिया को अगर आप देखेंगे तो वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये वाले पार्ट्स हैं। अब लेकिन आपको पता है कि कोविड के कारण जितने भी कंट्रीज थे वो कहीं ना कहीं ह्यूजली इंपैक्टेड है। उसके कारण रॉ मटेरियल का जो सोर्स है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो गया। उसके कारण ये जो सेमीकंडक्टर का जो हमारा ग्लोबल सप्लाई चेन है वो रिड्यूस हो गया। तो इसी चीज को यहाँ पर देखिए समझने के लिए एक चीज पैंडेमिक ने जो लोगों को सिखा दी है, सारे के सारे कंट्री को सिखा दी है कि अगर हम हर एक कंट्री अगर एक दूसरे कंट्री के ऊपर ओवर डिपेंडेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। देखिए डिपेंडेंसी होना सही है बट ओवर डिपेंडेंसी होना वो सही नहीं है, बिकॉज देखा गया है कि ऑलमोस्ट सारे के सारे जो वर्ल्ड के कंट्रीज है वो ईस्ट एशियन कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट है, स्पेशली फैब मैन्युफैक्चरिंग के लिए।
द क्वेश्चन कम्स व्हाट इज फैब मैन्युफैक्चरिंग। जहां पर भी आपको फैब मैन्युफैक्चरिंग वर्ड का आपको दिखाई दे, फैब मैन्युफैक्चरिंग का सीधा सा मतलब होता है एक ऐसी बिजनेस कंपनी, एक ऐसी बेसिकली प्लेस जहां पर इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाए जाते हैं। व्हाट इज इंटीग्रेटेड सर्किट्स? आपने छोटे छोटे चिप्स वगैरह देखे होंगे, जो चिप्स वगैरह होते हैं जो कि आपके फोन के अंदर लगे होते हैं, आपके लैपटॉप के अंदर लगे होते हैं, वो सब देखिए आप देख सकते हैं। ये सब ये जो होता है ना आसपास में, दे आर कॉल्ड एज चिप्स, ठीक है। इसी चिप्स को यूज करके, मतलब इस चिप्स को बनाने के लिए जो जगह यूज की जाती है, दे आर कॉल्ड एज फैब मैन्युफैक्चरिंग। अब देखिए हर एक कंट्री को यहाँ पर ये चीज समझ आ गई है कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना सही है, बट ओवर डिपेंडेंट होना सही नहीं है। और स्पेशली जो ईस्ट एशिया के ऊपर वो लोग फैब मैन्युफैक्चरिंग के लिए कहीं ना कहीं डिपेंडेंट थे। फिर सिलिकॉन का प्राइस अचानक से इंक्रीज हो गया, बिकॉज ऑब्वियसली हम जानते हैं कि रॉ मटेरियल वहां से डिक्रीज हो गया, तो जितने भी कंट्रीज जो बेच रही हैं उसका प्राइस उन्होंने इंक्रीज कर दिया है। और एक थर्ड चीज हमने देखा है कि चाइना और यूएसए जो वन ऑफ द मेजर प्लेयर्स थे इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर, उन दोनों के बीच में ट्रेड वॉर स्टार्ट हो गया। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो डिफरेंट कंट्रीज है सबने अपने अपने इंटरेस्ट को यहाँ पर सेफगार्ड करना स्टार्ट किया, सबसे पहले चीज तो। और हर एक कंट्री ने अपने अपने इंडस्ट्री, मतलब अपने अपने कंट्री के अंदर बेसिकली सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को ज्यादा इंक्रीज करने के लिए डिफरेंट टाइप के पैकेजेस वगैरह लॉन्च करने स्टार्ट किए। रिसेंटली यूएसए ने यहाँ पर $50 बिलियन का यहाँ पर एक पैकेज लॉन्च किया है, जहां पर ये बोला गया है कि अलग अलग इंडस्ट्रीज को अपने इंडिया के अंदर, मतलब जो यूएसए के अंदर हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे और वहां पर उसको उगने देंगे, ठीक है, मतलब बनने देंगे। अब देखिए एक कंपनी है इंटेल करके, कंपनी है इंटेल जो है यूएसए की कंपनी है। यूएसए ने मतलब बेसिकली अगर आप समझिए इंटेल ने क्या किया है, यूएसए के थ्रू 2 न्यू यहां पर अपने बिजनेस प्लेसेस खोले हैं, मतलब अपने न्यू ऑफिसेस खोले हैं, हेडक्वार्टर्स खोले हैं। एक एरिजोना नाम का एक स्टेट है जो कि यूएसए के अंदर है, उसी के अंदर, ठीक है। सो इंटेल अपने जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का जो बूस्टिंग प्लान है उसको और ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, और यूएसए के अंदर जो एरिजोना नाम का प्लेस है वहां पर उसने 2 न्यू खोले। और अब देखिए इसके सबसे बड़ी कॉम्पिटिशन कौन है इसका, इंटेल का, टीएसएमसी और यूएमसी। देखिए टीएसएमसी जो है एक टाइप का जो ये मतलब सिलिकॉन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जो कि ताइवान का है, ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ताइवान का। और यूएस जो है ये एक टाइप का स्वीडन की कंपनी है, ये भी अगेंस्ट इसी चीज के लिए, ये भी सेमीकंडक्टर को प्रॉपर्ली डिजाइन करती है, प्रॉपर्ली इसको बनाती है। तो ये कंपनी है ताइवान की और ये कंपनी है स्वीडन की। अब टीएसएमसी जो है ये पूरे के पूरे ग्लोबल लेवल पे जितने भी सेमीकंडक्टर का सप्लाई चेन है उसका 24% अकेला ये हैंडल करता है। समझिए टीएसएमसी इज अ वेरी वेरी लार्ज कंपनी, ठीक है। तो इन सबको अकेला हैंडल करता है। और देखा गया है कि वो एरिजोना के अंदर ये भी, मतलब देखिए एक तो इंटेल बना रहा है और टीएसएमसी भी यहाँ पर कहीं ना कहीं $12 बिलियन की फैसिलिटी को यहाँ पर बनाने जा रहा है एरिजोना के अंदर। समझिए इस बात को। देखिए यहाँ पर इंटेल और टीएसएमसी की राइवलरी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पर यूएसए की यहाँ पर पॉलिसीज को समझ रहे हैं। यूएसए ने अपनी कंट्री के अंदर इंटेल को भी मतलब वो किया है, अलाउ किया है एरिजोना के अंदर बनाने के लिए, और सिमिलरली टीएसएमसी जो है उसने भी यहाँ पर अलाउ किया। अब देखिए टीएसएमसी एक ऐसी इतनी बड़ी कंपनी है कि उसको जापान ने और जर्मनी दोनों ही कंट्री ने उसको कहीं ना कहीं अपनी अपनी कंट्री के अंदर बुलाया है, और वहां पर बोला है कि डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल फैब कंपनीज बनाने को, मतलब वहां पर इंटीग्रेटेड सर्किट के डिफरेंट कंपनीज वगैरह उसको बनाने के लिए। तो यहां पर हमने क्या देखा, यूएसए के अंदर इंटेल बना रही है, यूएसए के अंदर टीएसएमसी बना रही है, जापान के अंदर टीएसएमसी बना रही है, जर्मनी के अंदर टीएसएमसी बना रही है। पॉइंट इज कि जितने भी यहां पर मेजर कंट्रीज हैं सबके सब अपनी कंट्रीज के अंदर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बूस्ट करने में लगे हुए हैं। इसलिए दिस इज वेरी टाइमली, जो हमारा बजट आया था और उसके अंदर हमारे इंडिया ने ऑलमोस्ट $10 बिलियन का पैकेज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज को लिए प्रोवाइड किया था, ठीक है। तो ये ऑथर के द्वारा बोला जाता है दिस वाज अ वेरी टाइमली पैकेज, बहुत ही टाइम से दिया गया पैकेज था ये, और इस चीज की भी बहुत ज्यादा में जरूरत थी। नाउ गवर्नमेंट ने क्या किया, डिफरेंट टाइप के इंसेंटिव्स यहां पर चूज आउट किए हैं। गवर्नमेंट यहां पर अलग अलग लिस्ट निकाली है जिसके अंदर ये बोला है कि कोई भी इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर जो कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के से रिलेटेड है वो डायरेक्टली इंडिया के अंदर आके अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इंडिया ने ये रिसेंटली अलाउ किया। अब इंडिया के अंदर आने के लिए यहां पर 2 रूट्स है। सिंगल द फर्स्ट वन इज कि इधर बाय देमसेल्व्स, या तो खुद से आए। तो खुद से आने का मतलब क्या है, सिंपल थ्रू एफडीआई। एफडीआई का मतलब होता है वो डायरेक्टली अपनी कंपनी को लेकर आए, इंडिया के साथ यहां पर एग्रीमेंट करे और इंडिया के अंदर आके वो प्रॉपर्ली अपने बिजनेस को सेटअप करे और उस चीज को इंक्रीज करे, या फिर विद द हेल्प ऑफ अ लोकल पार्टनर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकल पार्टनर, इसका सीधा सा मतलब है, अगर आप इनडायरेक्टली समझेंगे तो ऑथर वांट्स टू से एफपीआई, यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। तो यहां पर हमने समझा फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए भी ओपन कर दिया गया है, और जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए भी कहीं ना कहीं ओपन कर दिया गया है, ठीक है। देखिए इस पर्टिकुलर लाइन से आपको एक चीज समझ आई होगी, आपको जब भी आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, कोई भी आप आर्टिकल पढ़ेंगे, कोई भी आप यहाँ पर कोई भी आप मतलब कुछ भी डॉक्यूमेंट्री वगैरह पढ़ेंगे, कुछ भी आप वगैरह पढ़ेंगे, ऑलवेज ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइंस, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब स्टेटमेंट यूज किया जाता है इधर बाय देमसेल्व्स और विद द हेल्प ऑफ अ लोकल पार्टनर, तो यहाँ पर एक्चुअली इसका ये मतलब नहीं होता कि अपने पार्टनर को यूज करेंगे। यहाँ पर इसका मतलब है या तो एफडीआई के थ्रू, अगर वो देमसेल्व्स आना चाहते हैं मतलब खुद से आना चाहते हैं तो वो डायरेक्टली एफडीआई के थ्रू आ सकते हैं, या फिर अगर वो लोकल पार्टनर के थ्रू आना चाहते हैं तो वो डायरेक्टली यहाँ पर एफपीआई यानी कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के थ्रू आ सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट जो चीजें हैं जो कि हिडन मीनिंग्स होती है उसको आपको डायरेक्टली समझना है, और धीरे धीरे आपको ऑटोमेटिकली समझ आनी शुरू हो जाएंगी। अब देखिए, अगर आप करंट जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स जो कि चेंज हो रहा है डिफरेंट कंट्रीज के अंदर उसको समझेंगे तो सेमीकंडक्टर्स को समझिए। सेमीकंडक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, बिकॉज सेमीकंडक्टर हमारे 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। देखिए ये हमारे 4 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन केम जब हमारे स्टीम इंजन यहां पर फॉर्म हुआ था, ठीक है, 1700 के आसपास में जब इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, और
सबसे पहली बात जब स्टीम इंजन बना था तो स्टीम इंजन वाज कंसीडर्ड टू बी कि ये पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है, बिकॉज ये इंडस्ट्रीज के लिए जितने भी रॉ मटेरियल्स वगैरह थी उन सबको प्रॉपर्ली एक जगह से सेकंड जगह लाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता था। 1800s के आसपास में द सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन केम व्हेन द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज डन। अब जब इलेक्ट्रिसिटी आती है तो ऑब्वियसली आपको पता है कि जो इंडस्ट्रियल आउटपुट था वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, बहुत सारी मशीन जो थी वो इस पे इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बनने लगी और बहुत सारी डिफरेंट चीजें जो थी वो डायरेक्टली इस चीज के ऊपर डिपेंडेंट होने लगी। तो थर्ड 1900s के आसपास में कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर के कारण जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो फिर से एक बार चेंज होता है एंड दैट इज कंसीडर्ड टू बी द थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यहां पर ऐसा देखा जाता है कि कंप्यूटिंग मेथड्स को यूज करके आप अपने इंडस्ट्रियल आउटपुट को और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे हमारा मतलब वो जनरेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारे इंडस्ट्रियल आउटपुट यहां पर मैनी फोल्ड्स इंक्रीज हो रही है। सिमिलरली फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक वो वाला पार्ट है जहां पर देखिए हमारे पास मोबाइल फोन्स है, हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हमारे पास मशीन इंटेलिजेंस है, हमारे पास डिफरेंट ऐसे सेक्टर्स प्रेजेंट है जिसके थ्रू हम अपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को जो हमारा इंडस्ट्रियल आउटपुट है उसको और ज्यादा हम यहां पर इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट आप इस चीज को ध्यान समझिए। तो इसलिए बोला जा रहा है कि जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसके अंदर सेमीकंडक्टर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, बिकॉज दी सेमीकंडक्टर्स आर यूज्ड टू मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी यूज होते हैं, ये मशीन लर्निंग के अंदर भी अंदर यूज होते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर भी यूज होते हैं और जितने भी ऐसे डिफरेंट टाइप के सेक्टर से हर एक के अंदर ये कहीं ना कहीं यूज होते हैं। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को हमको इंडिया के अंदर भी सेटअप करना होगा, इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर डिफरेंट कंपनीज को यहाँ पर इंसेंटिव प्रोवाइड किया है कि आप डायरेक्टली इंडिया के अंदर आके अपने बिजनेस को यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। नाउ ध्यान समझिए, जितने भी चिप डिजाइनर्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए, मतलब वो लोग जो कि इस चीज के अंदर एक्सपर्ट है, मतलब जो चिप को डिजाइन करेंगे। देखिए ध्यान समझिए, यूएसए के अंदर माना जाता है कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट चिप डिजाइनर्स प्रेजेंट है, इसलिए सेमीकंडक्टर के अंदर यूएसए वन ऑफ द लार्जेस्ट है। बट यूएसए के अलावा जो सेकंड जो सबसे लार्जेस्ट चिप डिजाइनर्स प्रोवाइड करता है दैट इज इंडिया। मतलब इंडिया के अंदर इतना सारा टैलेंट ऑलरेडी है कि इंडिया जो है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर अपने मतलब अपने कैपेबिलिटीज को ज्यादा इंक्रीज कर सकता है और इसीलिए जो इंडिया के लोग हैं वो उन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम और डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजीज को यहाँ पर यूज करना स्टार्ट कर दिया। नाउ स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम क्या होता है, वन सेकंड देखिए, स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम का मतलब होता है जहां पर आप मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को यूज करते हो। तो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर से डायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक है, इसलिए बोला जा रहा है कि अगर आप सेमीकंडक्टर को डायरेक्टली यूज करके फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को यहां पर यूज करते हो तो उसका मतलब होता है कि आप अपने जो आपका जो भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंडस्ट्री है उसको आप और ज्यादा बूस्टअप कर रहे हो। नाउ एग्जाम्पल ये है हमारे पास कि कर्नाटक के अंदर माना जाता है कि 85 डिफरेंट कंपनी जो कि चिप डिजाइनिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है वो डायरेक्टली यहाँ पर इन्वेस्ट करती है। मतलब कर्नाटक इज वन ऑफ द लार्जेस्ट हब है जहां पर डिफरेंट ग्लोबल कंपनीज यहाँ पर डायरेक्टली चिप मतलब मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन्वेस्ट करती है। ठीक है, तो इसीलिए माना जाता है कि इंडिया के अंदर जो सेमीकंडक्टर डिजाइन प्रोफेशनल्स है, मतलब ऐसे लोग जो कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर है, उनकी एक्सपर्टीज बहुत ही स्ट्रॉग है और इसी चीज के लिए हमारे पास एक बहुत ही सॉलिड ग्राउंड है कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ और ज्यादा इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, तो इस देखिए अब यहाँ पर दो चीजें आती हैं। जब भी आपको एक पर्टिकुलर बिजनेस को बूम करना होता है, एक पर्टिकुलर चीज को आपको इंक्रीज करना होता है, तो यू मस्ट रिमेंबर टू थिंग्स। वन द थिंग दैट यू रिक्वायर इज डिमांड एंड सेकंड चीज जो आपको चाहिए दैट इज रॉ मटेरियल। अगर आपके पास डिमांड है तभी आप कोई चीज को प्रोड्यूस कर पाओगे और सेकंड चीज अगर आपके पास रॉ मटेरियल है तभी आप कोई चीज को प्रोड्यूस कर पाओगे। तो किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास दो ही चीज चाहिए, वन इज डिमांड, वन इज रॉ मटेरियल। फिलहाल हमें डिमांड को इंक्रीज करना है। फिलहाल हमारा डिमांड जो है $24 बिलियन के आसपास की वैल्यू का है। ठीक है, मतलब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए, बट इस चीज को 2030 तक इंक्रीज करके माना जा रहा है कि $80 to $90 बिलियन तक ये इंक्रीज हो जाएगा इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर ही जो टेक्नोलॉजिकल जो इन्वेंशन है वो ज्यादा इंक्रीज हो रही है, उसके कारण जो टेक्नोलॉजिकल आउटपुट्स है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अगर आप इस डिमांड की बात करेंगे, डिमांड यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सेमीकंडक्टर्स के लिए। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने सारे के सारे चीजें जो है एक सिंगल बास्केट के अंदर मत रखो, एक डिफरेंट यहाँ पर अपने बास्केट के अंदर यहाँ पे डिमांड को इंक्रीज करो, ताकि फ्यूचर में जाकर अगर एक पर्टिकुलर किसी इंडस्ट्री के अंदर डिमांड रिड्यूस होती भी है तो बाकी सबके अंदर यहाँ पर डिमांड इंक्रीज होती रहे। ठीक है, तो जैसा हम जानते हैं कि देखिए अगर आपको सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को यहाँ पर आपको इंक्रीज करना है और ज्यादा बूस्टअप करना है तो आपको जो इनिशियल मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी दैट विल बी इन मैच्योर टेक। तो व्हाट इज मैच्योर टेक? मैच्योर टेक का सिंपल सा मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि रिसेंट टेक्नोलॉजीज की वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजीज में से एक है। ठीक है, तो इसीलिए हमें यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंट सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जैसे कि ऑटोमोटिव मतलब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, इन सब के अंदर हमें यहाँ पर इंक्लूड करना होगा और जिसके थ्रू हम यहाँ पर अपने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को और ज्यादा यहाँ पर धीरे धीरे इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए ये तो हमने यहाँ पर बात की कि कैसे कैसे हम अपने इंडस्ट्री को अंदर इंक्रीज कर सकते हैं, बट अगर आप ध्यान से सोचिए हमें यहाँ पर पहले डिमांड को इंक्रीज करना है, फिर हमें रॉ मटेरियल्स को इंक्रीज करना है। तो इन सब चीजों को इंक्रीज करने से ज्यादा बेटर और ज्यादा सिंपल वे, स्पेशली अगर इनिशियल टाइम्स के बारे में अगर आप समझेंगे तो अगर ये नहीं हो सकता कि अगर आप डायरेक्टली जो डिफरेंट कंपनीज वगैरह हैं, जो इंटरनेशनल कंपनीज है जो ऑलरेडी इस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर काम कर रही है, उसको आप डायरेक्टली यहाँ पर ब्रिंग इन कीजिए, मतलब डायरेक्टली उनको डिमांड कीजिए, डायरेक्टली उनको यहाँ पर इन्वाइट कीजिए और जब वो यहाँ पर आते हैं तो ऑटोमेटिकली वो अपना डिमांड बेस यहाँ पर लेकर आएंगे। ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर कंपनी इंडिया
इंडिया के अंदर आके काम करती है तो ऑब्वियसली वो अपना डिमांड भी यहाँ पर लेकर आएगी ना, मतलब डिमांड लेकर आएगी तभी तो यहाँ पर आके किसी चीज को प्रोड्यूस करेगी, राइट। ठीक है, तो फर्स्ट तो हमने समझ लिया डिमांड के लिए। अब सेकंड समझते हैं रॉ मटेरियल के लिए। देखिए रॉ मटेरियल को सप्लाई करना ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। और जैसे हमारे देखिए इंडिया भी एक रॉ मटेरियल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लायर है, स्पेशली अगर आप सेमीकंडक्टर के बारे में समझेंगे तो इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन नाम की एक बॉडी है, उसने ये डिसाइड किया है कि जो डिफरेंट टाइप के रॉ मटेरियल्स हैं, जैसे कि बहुत सारे मिनरल्स हो गए, गैसेस हो गए, इन सबको यहाँ पर जल्दी से जल्दी डिफरेंट फैब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के अंदर, जहां पे यानी कि ये चिप्स बनते हैं, इंटीग्रेटेड चिप्स बनते हैं, वहां पर सप्लाई किया जाएगा। और साथ ही साथ जो डिफरेंट एटीएमपीज है, यानी कि असेंबली टेस्टिंग और मार्केटिंग एंड पैकेज इंडस्ट्री है, उन सबको सेंड किया जाएगा, ताकि वो सब इस को यूज करके डिफरेंट मटेरियल्स को, डिफरेंट माइंस को, डिफरेंट मिनरल्स को यूज करके इस अपॉर्चुनिटी को यूज कर सके और जो सेमीकंडक्टर के डिफरेंट इक्विपमेंट्स वगैरह हैं उन सब चीजों को और ज्यादा यहाँ पर बूस्टअप कर सके। ठीक है, ये हमारा मेन एम है यहाँ पर। नाउ फिर समझिए यहाँ पर देखिए फैब क्लस्टरिंग जो होती है, यानी कि एक जगह पर जहां पर इंडस्ट्रियल चिप्स वगैरह बनाए जाते हैं, जहां पर डिफरेंट टाइप के सेमीकंडक्टर के डिफरेंट सप्लाई चेन्स, ये सब बिजनेस वगैरह सबके सब एक जगह पर आते हैं। ये सबको अगर हम बूस्ट करते हैं, इन सबको अगर हम इंक्रीज करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो इकोसिस्टम है, जो स्पेशली जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के आसपास में, वो फिर से यहाँ पर क्रिएट होगा और फिर से यहाँ पर बूस्ट होगा। सबसे बड़ी चीज तो इंडिया के अंदर हमारा मेन एम तो यही है ना कि हमें जो हमारा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उसको और ज्यादा बूस्ट करना है। उसी को बूस्ट करने के लिए हम डायरेक्टली यहाँ पर फैब क्लस्टरिंग का मेथड जो है उसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए ये यहाँ पर ऑथर के द्वारा बोला जा रहा है कि कोई भी ऐसा प्लेस, जैसे भी फिलहाल तो कर्नाटक के अंदर काफी सारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप के बिजनेस यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब न्यू कौन से साइट्स जहां पर आप अलाउ कर सकते हैं डिफरेंट चीजों को, वो ऐसी जगह पे होने चाहिए, ऐसे लोकेशंस पे होने चाहिए जहां पर आपको फोर्स मल्टीप्लायर मिले। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्स मल्टीप्लायर, यानी कि एक ऐसा प्लेस जहां से आपको जो भी आप आउटपुट कर रहे हैं वो आपका मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाए, मतलब ऑटोमेटिकली आपका जो लेबर मार्केट है वो यहाँ पर इंक्रीज होना चाहिए। एक ऐसा प्लेस आपके जहां पर आपका रॉ मटेरियल भी प्रेजेंट हो, एक ऐसा प्लेस जहां पर आपके लिए मार्केट भी प्रेजेंट हो। दीज ऑल थिंग्स दे कैन कंबाइन टू फॉर्म अ फोर्स मल्टीप्लायर, यानी कि आपको अगला लोकेशन जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए चूज करना है, दैट शुड बी बेस्ड ऑन द लोकेशन। और ऐसे लोकेशन आपको चूज करने हैं जो कि आपको लेबर मार्केट, रॉ मटेरियल्स मार्केट, एवरी सिंगल थिंग वो आपको एक बार में वहां पे प्रोवाइड कर सके। ठीक है, इसलिए हमें यहाँ पर हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर चूज करना होगा, स्पेशली जहां पर हमें पावर की अवेलेबिलिटी मिले। पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी का हमारे पास अनइंटरप्टेड सप्लाई होना चाहिए। सेकंड चीज, हमारे पास सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जितना भी अल्ट्रा प्योर वाटर होता है, देखिए आपको पता होगा कि बैटरीज जितनी होती हैं, जो आपने बड़ी वाली बैटरीज देखी होंगी ना, उस बैटरीज के अंदर यहाँ पर अंदर एक्चुअली एक टाइप का ड्यूरेबल वाटर होता है। ठीक है, अल्ट्रा प्योर वाटर उसे बोलते हैं। उस पर्टिकुलर वाटर को यूज किया जाता है डिफरेंट टाइप के बैटरीज को चार्ज करने के लिए, या फिर उस चीज को मतलब इलेक्ट्रिसिटी के अंदर प्रोड्यूस करने के लिए, फिर उसको यूज करने के लिए। तो इसी चीज को यूज करने के लिए जो एक सेमीकंडक्टर ग्रेड का जो अल्ट्रा प्योर वाटर होता है, उस चीज को भी यहाँ पर यूज करना होगा। और साथ ही साथ देखिए ये सब चीजें तो हो गई आपके बिजनेस एंड की बात। अब इसके अलावा आपको एक चीज और जिसके ऊपर ध्यान देना है, जो ऑथर बोलते हैं, वो है कि आपको प्रॉपर्ली वुमेन को यहाँ पर एक टाइप का कंडूसिव एनवायरनमेंट देना है, ताकि आप मेन प्लस वुमेन दोनों ही आपका जो वर्कफोर्स है वो आपको इक्वली यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सके और इक्वली काम कर सके, ताकि आप इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को और ज्यादा इंक्रीज कर सके। देखिए ध्यान से इस पर्टिकुलर चीज को सोचिए, अगर आप ओनली मेन को यहाँ पर चांस देते हैं, मतलब मेन यानी कि ओनली अगर आप जो हाफ द पॉपुलेशन को चांस देते हैं, तो ध्यान सोचिए आप जो बाकी जो रेस्ट ऑफ द हाफ है उसको आप एक चांस भी नहीं दे रहे हैं। यानी कि उनके पास देखिए उनके पास कितना टैलेंट है, वुमेन्स दे हैव इमेंस टैलेंट। अगर वुमेन प्लस मेन दोनों साथ में मिलकर इस चीज को काम करते हैं, तो दे कैन जो हमारा फोर्स मल्टीप्लाई वो ऑटोमेटिकली 2x हो जाएगा, बिकॉज वी विल गेट बेस्ट माइंड्स फ्रॉम द मेन प्लस जितने भी वुमेन्स है, सबसे हमें बेस्ट माइंड्स मिलेंगे और हमारा जो ऑटोमेटिकली जो ये इंडस्ट्री है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज के ऊपर भी हमें कहीं ना कहीं ध्यान रखना होगा। नाउ एक चीज तो हमने ये देखा कि हमें डिफरेंट एफडीआईज, एफपीआईज इन सब के थ्रू डिफरेंट कंपनीज को इंडिया के अंदर बुलाना चाहिए। बट अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इंडिया को अपने खुद के मैन्युफैक्चरर्स को, इंडिया के अपने खुद को स्टार्टअप्स को यहाँ पर स्टार्ट करना होगा, ताकि इंडिया के खुद की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो इस चीजों में इंक्रीज हो सके, ताकि इंडिया के जितने भी लोग सब है वो अपना खुद का एक टाइप का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यहाँ पर डिजाइन कर सके। अगर इंडिया अपना खुद का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यहाँ पर डिजाइन करता है, तब जाकर इंडिया का खुद का एक टाइप का खुद अपना बिजनेस सेटअप होगा। देखिए अगर डिफरेंट कंट्रीज इंडिया के अंदर आके काम करते हैं, तो उसमें कोई डाउट नहीं है इंडिया का जो डोमेस्टिक आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट द पॉइंट इसके ध्यान से सोचिए कि अगर बाहर के लोग इंडिया के अंदर आके इसको उस चीज को मतलब बना रहे हैं, तो क्या वो आउटपुट का जो क्रेडिट है वो किसके पास जाएगा? क्या वो हमारे पास आएगा या फिर उनके पास आएगा? राइट, दिस क्रेडिट विल डेफिनेटली गो टू देम ओनली, बिकॉज वो है जो कि इंडिया के अंदर आके बना रहे हैं। इंडिया इज जस्ट अ प्लेस, राइट। तो अगर इंडिया को अपना एक इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर एक अपना अलग एक इमेज बनानी है, तो इंडिया को उस चीज के लिए अपना खुद का एक बिजनेस सेटअप करना होगा, स्पेशली डोमेस्टिक सेक्टर के अंदर। अगर इंडिया डोमेस्टिक सेक्टर के अंदर इस चीज को ज्यादा इंसेंटिवाइज कर पाता है, इसको और ज्यादा इंक्रीज कर पाता है, तो ऑटोमेटिकली इस चीज का जो हमें जो बाहर से एफडीआई को बुलाने की जरूरत पड़ रही है ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए फाइनली ऑथर ये बोलते हैं कि जो हमारा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है वो बहुत ही फास्ट चेंज हो रहा है और बहुत सारे न्यू एज टेक्नोलॉजीज आ रही है, बहुत सारे डिजाइन, मटेरियल, प्रोसेस, एवरी सिंगल थिंग आ रहा है। इसके कारण ये डे टू डे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो और हमारे जो इंडियन इंजीनियर्स हैं वो सब इतने ज्यादा कैपेबल हैं इन सब चीजों में, उन्होंने इतना सारा ऑलरेडी कंट्रीब्यूट किया हुआ है, और कि देखा जाता है कि जो बहुत सारे डिफरेंट जो कंट्रीज है, जैसे यूएसए हो गई, चाइना हो गई, वहां पर भी कहीं ना कहीं इंडियन इंजीनियर्स ही काम कर रहे होते हैं। मतलब बहुत सारे इंडियन रूट के इंजीनियर्स होते हैं जो कि वहां पर काम कर रहे होते हैं। नाउ दिस इज हाई टाइम जहां पर इंडियन इंजीनियर्स को इंडिया के खुद के डेवलपमेंट के लिए काम करना होगा।
ठीक है। और हमें यहाँ पर दूसरे कंट्रीज को छोड़ करके इंडिया के अंदर अपना हम अपनी कंट्री को कैसे और ज्यादा बेटर बना सकते हैं, इस चीज के ऊपर हमें और ज्यादा काम करना होगा। यहाँ पर हमें उन लोगों को और ज्यादा इंकरेज करना होगा ताकि वो खुद के अपने स्टार्टअप्स को यहाँ पर डिजाइन कर सके, अपने खुद के जो जो उन्हें अपॉर्चुनिटीज वगैरह मिल रही है उसको वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज करें, और जो गवर्नमेंट जो डिफरेंट ग्रांट्स प्रोवाइड कर रही है, गवर्नमेंट जो डिफरेंट टैक्स इंसेंटिव प्रोवाइड कर रही है, उन सब चीजों को यूज करें और इंडिया के अंदर एक टाइप का इंडस्ट्री को सेटअप करें, ठीक है। अब बहुत सारे डिफरेंट टाइप के रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस हो गए, इन लोगों का देखिए यहाँ पर ये काम बनता है बिकॉज दीज आर प्रूवन बॉडीज। ये ऐसी बॉडीज है जो कि ऑलरेडी खुद को प्रूव कर चुकी हैं, इनको और ज्यादा एग्रेसिवली काम करना होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में, स्पेशली जो चिप डिजाइनिंग है, चिप मैन्युफैक्चरिंग है, इन सब चीजों के ऊपर और ज्यादा काम करना होगा ताकि ये एक टाइप के लीडर की तरह यहाँ पर शो हो सके, लीडर की तरह यहाँ पर इमर्ज हो, ताकि जितने भी बाकी स्टार्टअप्स हैं वो इन यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप की बॉडीज हैं जो कि ऑलरेडी खुद को प्रूव कर मतलब कर चुकी हैं, उसको उस पर्टिकुलर चीज के बराबर पे आ सके। फर्दर गवर्नमेंट को यहाँ पर जो बाकी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है उस चीज को भी यहाँ पर साइडलाइन नहीं करना होगा, जैसे कि लाइडार नाम की टेक्नोलॉजी है, फेज्ड एरे नाम का टेक्नोलॉजी है, इन सब चीजों को भी यहाँ पर यूज करना होगा ताकि हम सेमीकंडक्टर के साथ साथ में जो बाकी हमारे जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उन सबको भी यहाँ पर इंक्रीज कर सके, उन सब चीजों का भी डेवलपमेंट हम यहाँ पर धीरे धीरे इंक्रीज कर सके। अभी अभी फिलहाल देखा गया है कि इन पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज के अंदर जो स्टार्टअप्स वगैरह है वो बहुत ही कम मतलब बहुत ही कम स्टार्ट होती है, यानी कि इसका जो एंट्री बैरियर है उस चीज मतलब वो एंट्री बैरियर काफी ज्यादा है, तो उस चीज को यहाँ पर धीरे धीरे रिड्यूस करने की जरूरत होगी हमें। और फिलहाल हमें एक बहुत ही एग्रेसिवली अपने खुद की कटिंग एज टेक्नोलॉजीज के ऊपर जो भी हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज उन सब के लिए यूज करना होगा ताकि इंडिया सच में यहाँ पर आत्मनिर्भर बन सके, यानी कि इंडिया यहाँ पर सच में सेल्फ रिलायंट बन सके। हमारा गोल यहाँ पर ये नहीं है कि हमें सिर्फ यहाँ पर इंडस्ट्रियल आउटपुट को इंक्रीज करना है, हमारा गोल यहाँ पर यह है कि हमें इस पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर एक सेल्फ रिलायंट फोर्स बनना है, ठीक है। हम यहाँ पर सिर्फ एक टाइप का मैन्युफैक्चरिंग कंट्री नहीं बन सकते, हमें यहाँ पर एक टाइप की प्रोड्यूसिंग कंट्री बननी है, ठीक है। ये था हमारा आज का दोनों ट्यूटोरियल्स। आई होप आपको दोनों ट्यूटोरियल्स प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो आप उसे कमेंट बॉक्सेस में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।